ये हेट स्पीच मुसलमानों के साथ क्या कर रही है, ये अब उत्तराखंड में जाकर देखा जा सकता है। अगर हम अनमोल अभी जाएंगे, मैं उत्तराखंड से मेरे एक दोस्त आए, मैं नाम नहीं लूँगा, जो हमारी बिरादरी के हैं, जो हर जगह उठते बैठते हैं, लेकिन उनसे ये कहा गया कि थोड़े दिन के लिए आप चले जाइए, जब मामला ठंडा हो जाएगा तब आ जाइएगा, और वो थोड़े दिन के लिए चले आए। तो पूरे भारतवर्ष में अगर स्थिति देखी जाए, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे सहकर्मी ये बतलाते हैं कि उनके क्लास में अगर कोई डिस्कशन होता है तो उसमें 5-6 लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं। वे 5-6 मुसलमान हैं, 60 के क्लास में या 55 के क्लास में, वो खामोश रहते हैं, वे चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। और यह चीज़ है जो हासिल कर ली गई है अब भारतवर्ष में, और इसको यह कहा जाता है कि भारतवर्ष में दरअसल कुछ खास नहीं हो रहा है। ये करोड़ों का मुल्क है, इस करोड़ों के मुल्क में अगर 2-4 लोग कहीं मारे जाते हैं या कहीं कुछ होता है, अब अभी कांवड़िए निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी आज की खबर है अखबारों में, और आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको ज़रूर पढ़ा होगा, कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के में यह ऐलान किया गया कि यहाँ अब गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी। गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी, मसला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उनके गोश्त की दुकानों को काले कपड़े से और ढक दिया गया। इतना ही नहीं किया गया, 114 ऐसे मुसलमानों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उनको बुलाया गया है पीस मीटिंग के लिए, और बुलाकर उन्हें कस्टडी में डाला गया और जेल भेज दिया गया। क्यों? उन्होंने क्या किया था? गोश्त की दुकानें चलाते थे या कुछ और करते थे, लेकिन पुलिस ने कहा उनको अंदेशा है कि वो आगे जाकर कुछ कर सकते हैं, और इसलिए उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दिया गया। वो जेल में है सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं। तो मुझे पता नहीं कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अगर अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि 2000, 4000, 5000 मुसलमानों के कत्ल की खबर जब तक नहीं आती है तब तक हम समझेंगे कि कुछ भारतवर्ष में नहीं हो रहा है और सामान्य चल रहा है, तो भारतवर्ष एक बहुत असामान्य अवस्था में है। और एक तरह का मनोवैज्ञानिक जनसंहार भारत में चल रहा है। दूसरी चीज़ जो चल रही है वो यह कि हिंदुओं को इसका यकीन दिलाया जा रहा है कि उनको अब इसका पूरा अधिकार है कि वे किसी का भी अपमान कर सकते हैं, किसी को बेइज्जत कर सकते हैं, किसी के भी साथ जैसे चाहे पेश आ सकते हैं, और ये एक नया सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जो हिंदुओं को दिया जा रहा है। अलावा इसके कि यह भी उनको बतलाया जा रहा है कि अब राज्य पूरी तरह से आपके पीछे है। जैसे उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या बाकी तमाम लोग फूल बरसा रहे हैं कांवड़ियों पर, तो इससे एक एहसास है कि अब यह राज्य का धर्म है। हम शेंगोल की बात अभी कर ही नहीं रहे हैं, जो शेंगोल संसद में स्थापित किया गया, जिसका एक बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ है कि जब वह संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में शेंगोल स्थापित किया गया, और जिस पर हम लोगों ने, जिसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, मैं कहूँगा वक्ती चर्चा जो भी हुई, वक्ती उत्तेजना जो भी हुई, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक परिवर्तन है। तो ये देखा जा रहा है, जिसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हिंदुस्तान में 3 तरीक़ों से काम किया जा रहा है। एक, कानूनी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा है, और वो कानून ट्रिपल तलाक जैसे कानून हैं, वे तथाकथित लव जिहाद वाले कानून हैं, वे एंटी काउ स्लॉटर कानून हैं, और दूसरे तरह के कानून हैं। तो ये एक कानून का रास्ता है। दूसरा रास्ता है जो सड़क की हिंसा का है, जिसमें देवभूमि रक्षा समिति, बजरंग दल और बाकी तमाम दल हैं, जिनको ये अधिकार दिया गया है कि वे जहाँ चाहें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है मीडिया के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ
रोजाना प्रचार करना, अहरनिश उनके खिलाफ प्रचार करना, और इस तरह की बेतुकी बातें करके भी उसमें या तो कुछ लोग मजा लेते हैं या फिर कहते हैं इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे एक चैनल ने यह कहा कि दरअसल ये जो पूरा टमाटर का संकट पैदा हुआ है ये मुसलमानों की साजिश है। अब इसको सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह एक संभावित थ्योरी के रूप में पेश की जाती है कि यह हो सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें आप कानून बनाएं, फिर आप सड़क पर हिंसा करें, तीसरा तरीका है जिसमें आप मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रचार करते रहें। कल हमारी एक चर्चा हो रही थी जिसमें सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि एक समय था जर्मनी में जब कहा जाता था ज्यूज इज न्यूज, उस तरह अब हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमान को एक खबर के रूप में सामने रखने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते मुसलमान खुद शर्मिंदा महसूस करने लगे, खुद पीछे जाने की कोशिश करने लगे, खुद सारे पब्लिक स्पेसेस से खुद को विड्रॉ कर ले और सिर्फ जीने तक अपने आप को सीमित करना चाहे, और उससे आगे की मांग अगर वो करे तो उसको कहा जाए कि यह एक अतिवादी मांग है। लेकिन मेरी समझ से यह सब कुछ बदला जा सकता है, और वो सिर्फ एक तरह, और ये मैं आखिरी बात अभी के लिए कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, वो ये कि अब शायद हमें बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह कि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए बहुत सारे पूर्वग्रह हैं, जिन पूर्वग्रहों को उन्हें दूर करना चाहिए। जैसे कि मुसलमान 4 शादी करते हैं तो हम आंकड़े पेश करेंगे और कहेंगे कि नहीं पॉलीगैमी उनमें उतनी नहीं है जितनी हिंदुओं में है। फिर कहेंगे वो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, तो फिर हम आंकड़े पेश करेंगे और कहेंगे नहीं फर्टिलिटी रेट देखिए अब यहाँ हो गई है, यहाँ हो गई है। इस तरह हम हिंदुओं के भीतर के पूर्वग्रह को ख़त्म करने की कोशिश, ये एक तरीका है। दरअसल मेरी समझ ये है कि हम इसमें यकीन करना चाहते हैं, इसलिए आप कितना भी आंकड़ा पेश करें हम उन आंकड़ों को नहीं मानेंगे। आप कितना भी कहें कि नहीं मुसलमान गंदा नहीं रहता है, हम उसको नहीं मानेंगे। नहीं मुसलमान उतना गाय का गोश्त भी नहीं खाता है, हम उसको भी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब मैं आपके दिल को अपनी तरफ से साफ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा इस मुल्क पर हक है। तो जो न्यूनतम चीज या अधिकतम चीज, जो मिनिमम है वो मैक्सिमम है, वो ये कि अब इस मुल्क में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। यानी आपके मन में जो पूर्वग्रह हैं वो पूर्वग्रह मेरे खिलाफ हिंसा में तब्दील ना हो, इसकी गारंटी की जानी चाहिए। और ये किया जा सकता है, ये कम से कम अभी कर्नाटक ने पिछले 2 महीने में दिखलाया है। कर्नाटक के 2 महीना पहले के कर्नाटक की खबरों को देखिए और अभी 2 महीने के कर्नाटक को देखिए, जिसमें कर्नाटक सरकार ने बहुत सख्ती से सारे हिंदुत्ववादी संगठनों को कहा है कि एक भी मसला ऐसा आया आपके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आया जाएगा। और कर्नाटक में 2 महीना पहले जो रोजाना घृणा अभियान दिखलाई पड़ रहा था, रोजाना हिंसा की घटना दिखलाई पड़ रही थी, अभी 2 महीने से बिल्कुल खामोशी है। हम नहीं कह सकते आगे रहेगी कि नहीं, हम नहीं कह सकते कि राज्य का तंत्र रहेगा नहीं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सारे पुलिस अधिकारियों को और सारे जिला अधिकारियों को और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बैठा कर कहा कि आपने यह होने दिया है और आज से आप इसे नहीं होने देंगे। तो भारत में जो तब्दीली हुई है पिछले 8 वर्ष में, वो तब्दीली ये हुई है, और इस बात को भी कहा जाना चाहिए कि हम हमेशा राजनीतिक शक्तियों को कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमें यह कहना चाहिए कि जिम्मेदार वो प्रशासक है, वह पुलिस अधिकारी, वह जिलाधिकारी जो वहां पर है, और वह यह कह के नहीं निकल सकता कि ऊपर से आदेश आए हैं। और अब यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनको है, उनमें से 90% से ज़्यादा लोग इस्लामोफोब हैं, और यह एक बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई है। और यह भी कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में पहले जो अल्पसंख्यकों को विश्वास था सेना पर, वह विश्वास भी अब काफ़ी कुछ हिल गया है। तो हम एक ऐसी स्थिति में हैं, आगे क्या होगा कैसे होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे कर्नाटक में किसी भी तरह सत्ता परिवर्तन किया गया,
और कानून के राज को स्थापित करने की कोशिश की गई, वह न्यूनतम, कम से कम जो अभी का मैं कहता हूँ मैक्सिमम है, उसे अचीव करने की, उसे हासिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हम आज़ादी के बाद से लेकर, अगर आज़ादी को एक 1947 और उसके बाद की स्कूलिंग को हम बहुत ध्यान से देखें, तो यह मकसद कभी भी नहीं रहा कि स्कूलिंग उस चीज़ को एड्रेस करे जिसको आप एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह कहते हैं। इसलिए अगर आप पुरानी किताबों को भी देखेंगे, जो किताबें उस वक्त चल रही थी जब सेक्युलर हिंदुस्तान था, तो उन किताबों में भी वो पूर्वाग्रह उतने ही ज़्यादा हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा आपको। मैं एक सभा में था हैदराबाद में, और उस सभा में वक्तव्य के बाद एक युवती खड़ी हुई जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी, और उन्होंने कहा कि मैं जब अपने स्कूल में थी तभी मैं समझ गई थी कि 2014 होगा। उसके बाद एक शख्स खड़े हुए जिनकी उम्र मेरी उम्र जैसी थी, और उन्होंने कहा कि मैं अपने स्कूल में जिस एक घंटी से सबसे ज़्यादा घबराता था, वो मध्यकालीन भारत की घंटी थी, क्योंकि उसमें मुझे लगता था कि सारी निगाहें मेरी तरफ हैं। क्योंकि जिस तरह मध्यकाल को पढ़ाया जाता था, मुसलमान आक्रांत था और बाकी तमाम लोग, मैं हैदराबाद की एक मीटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्राय सही है। तो हमारा जो सहज बोध या कॉमन सेंस बना, उस पर हमने कभी विचार नहीं किया। मैं अभी सरस्वती शिशु मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। मैं सामान्य स्कूलों की बात कर रहा हूँ और ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि सेक्युलर सरकारों के रहने के बाद ऐसा कैसे हुआ कि ज़्यादातर शिक्षक उस तथाकथित सांप्रदायिक विचार को पहुंचाते रहे लोगों के बीच, और जो पूरी पीढ़ियां निकली वे इतिहास की उस समझ के साथ निकली जो अभी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की समझ को मजबूत करती है। तो ये एक प्रश्न है, और हमारे मित्रों ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और दूसरी किताबों का अध्ययन करके पाया कि ये सारे पूर्वाग्रह उनमें भरे हुए थे। तो ये मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है, जो फिल्मों का है, बाकी तमाम का है, वो इन सारे पूर्वाग्रहों को डाल रहा था लगातार 70 साल से, और इसको हमने बहुत गंभीरता से नहीं देखा, क्योंकि हमें एक इत्मीनान था कि ठीक है, एक सरकार है, और हमने इस बात पर भी कभी गंभीरता से विचार नहीं किया, जिसको जायरुस बानार्जी कहते हैं, कि दरअसल इस देश में एक सीरियलाइज्ड जेनोसाइड चलता रहा है। तो अगर 1961 को हम देख लें, जबलपुर वायलेंस, उसके बाद से पूरी सीरीज़, तो हमने कभी एड्रेस नहीं किया कि किसी भी बड़ी हिंसा की घटना के बाद न तो गुनहगारों की शिनाख्त हुई, न उनको कभी कायदे की कोई सज़ा हुई। तो इस बात को एडमिट करना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को हमने होने दिया, और अब इस हालत में है कि ये चीज़ हम पर शासन कर रही है। आपका ये कहना था कि ये सारी फिल्में और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं, और ये बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सामाजिक मनोविज्ञान का अध्येता नहीं हूँ, कि किस तरह उस सामाजिक मनोविज्ञान को बदला जा सकेगा और क्या किया जाए। और ख़ासकर 2 स्थितियाँ होती हैं जिसमें हम एक ऐसी स्थिति में हों जब हम ये चर्चा कर सकें, लेकिन हम एक बहुत ही असामान्य स्थिति में हैं, एबनॉर्मल स्थिति में हैं, जहाँ इस चर्चा को करने के लिए जगह नहीं है ना। जैसे दिल्ली में ही इस फिल्म को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये फिल्म कहीं नहीं दिखा सकते, किसी कॉलेज में नहीं दिखा सकते, हम जामिया में नहीं दिखा सकते, हम शायद JNU में भी नहीं दिखा सकते, हम किसी यूनिवर्सिटी में कहीं भी नहीं दिखा सकते। तो एक बहुत ही एबनॉर्मल स्थिति में अब हम रह रहे हैं। गांव में अगर आप दिखाने जाएंगे तो मुझे पता नहीं, कोई बजरंग दल, कोई हिंदू सेना, कोई दूसरी सेना का कोई वहाँ पहुँच जाए और एक नई हिंसा पैदा हो जाए। तो
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम जिस स्थिति में हैं उसको समझने की ज़रूरत है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसको आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? वो एक नाम है ना, एक एम्प्टी शेल है, और उस खाली खोल में आप मानी भर रहे हैं। मानी कैसे भरे जाते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ताज़ा बात किस तरह से की गई, तो आप उस संदर्भ को हटा नहीं सकते। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा से पहुंचे, पहला बड़ा भाषण उन्होंने जो दिया उसमें उन्होंने 3-4 बातें कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान बहनों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और मुसलमान बहनें मुझे अपना भाई मानती हैं। मैंने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, उससे उनका बहुत भला हुआ, तो मैं उनका भाई हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुसलमान पसमानदा लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है और उनको न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है, वह काम भी किया जाना चाहिए। लोग अपीजमेंट के नाम पर उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार में 2 तरह के कानून एक परिवार में नहीं चल सकते। और उसके फ़ौरन बाद जो बैठक हुई पार्लियामेंट्री पैनल की, उसके मुखिया ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि इनसे ट्राइबल्स को हटा दिया जाए, ट्राइबल्स इसमें नहीं रहेंगे। फिर नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको विश्वास दिलाया गया है कि उत्तर पूर्व के जितने भी ट्राइबल्स हैं वो इसमें नहीं रहेंगे। तो फिर कहा गया कि गोवा के लोगों को भी शायद इससे बाहर कर दिया जाएगा। तो फिर बचा क्या, है ना? हम और आप ये समझें कि किसी भी एक विचार को, जो एक अमूर्त विचार है, उसमें कोई भी अर्थ भर दिया जा सकता है। तो अभी जो अर्थ भरा जा रहा है वो ये कि मुसलमानों को बहुत दिन से बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे, अब उनसे वो विशेषाधिकार छीनने का वक्त आ गया है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका तरीका है। तो ट्राइबल्स को हटाओ, उनको हटाओ, उसको हटाओ, असल चीज़ है मुसलमानों को डिसिप्लिन करना, और उसका ये तरीका। तो अवधारणात्मक स्तर पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो जेंडर जस्टिस की बात है, लेकिन जो मामूली सवाल कोई नहीं करता ट्रिपल तलाक कानून के बाद, और ये सबसे मामूली सवाल है कि ठीक है आपने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि ट्रिपल तलाक अवैध है, अब कानून ले आए। कानून क्या है कि कोई अगर तलाक 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 कहता है उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है। तलाक 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 कह के बीवी को छोड़ने का मतलब क्या है? एक प्रक्रिया के बिना पत्नी को छोड़ना। उसके लिए एक मुसलमान मर्द को 3 साल की सज़ा होगी। लेकिन बहुत सारे हिंदू मर्द बिना तलाक बोले पत्नियों को छोड़ रहे हैं। उनके लिए कोई कानून है जिसमें 2 दिन की भी सज़ा हो, या बाकी लोगों के लिए? तो फिर ये ट्रिपल तलाक मुसलमान औरतों के भले के लिए लाया गया था, या मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने के लिए लाया गया था? और ये हिंदुओं को एक खुशी देने के लिए लाया गया था कि देखो अब हम कितनी चालाकी से काम कर रहे हैं। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यह जो चालाकी घुस गई है हिंदुओं के दिमाग में, और एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है हिंदुओं का, उसके बारे में हम लोग विचार करें कि ये रेडिकलाइजेशन, इस रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस को हम कैसे समझते हैं, और हिंदुओं का डी रेडिकलाइजेशन कैसे होगा, उनको डी रेडिकलाइज कैसे किया जाएगा। आपके 12 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल के हिंदू बच्चे रामनवमी के जुलूसों में हैं, उनके हाथ में तलवार हैं, उनके ज़ुबान पर गालियां हैं, और एक लाखों की आबादी रेडिकलाइज हो रही है। लाखों की आबादी रेडिकलाइज हो रही है। ये कितनी भयानक बात है, अगर ये समाज नहीं समझेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम तमाम लोगों को तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है।